गुड मॉर्निंग। ये हमारा वर्गीकी का जो है सेकंड पार्ट है। इसमें टोटल 139 क्वेश्चन है, 139 क्वेश्चन है। तो ये सेकंड पार्ट भी उतना ही होगा जितना फर्स्ट पार्ट हुआ था, तो धैर्य बना के रखेंगे। लगभग अभी 100 क्वेश्चन इसमें बाकी है, यानी 105 क्वेश्चन बाकी है अभी इसमें। कोशिश करेंगे कि इसमें हम लोग 139 तक कंप्लीट करें। निम्नलिखित में कौन कीट नहीं है? तो मकड़ी कीट नहीं है। कीट कौन है? तितली, तिलचट्टा, मच्छर। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? तिलचट्टा। ऑक्सीजन हेतु हीमोग्लोबिन का प्रयोग न करने के कारण तिलचट्टे के खून का रंग लाल नहीं बल्कि रंगहीन होता है। कॉकरोच के रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन नहीं किया जाता और इसका रंग भी लाल नहीं होता, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता। कॉकरोच के शरीर के प्रत्येक खंड में स्थित ट्यूब की एक प्रणाली के माध्यम से कोशिकाओं तक सीधे ऑक्सीजन पहुंचती है। इनका रक्त रंगहीन या सफ़ेद रंग का होता है। जब चींटियां काटती है तो वे अंतःक्षेपित करती है फॉर्मिक अम्ल। चींटियों के काटे जाने पर शरीर में फॉर्मिक अम्ल का अंतःक्षेपण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में दर्द तथा चुनचुनाहट का आभास होता है। फॉर्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है जो कि कार्बोक्सिलिक श्रेणी का प्रथम सदस्य है, जिसका दैनिक उपयोग जीवाणुनाशी के रूप में रबर के व्यवसाय तथा फलों के रसों को सुरक्षित रखने में किया जाता है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है गौसमीर रेशम। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम गौसमीर रेशम कहलाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंसर ही देख लेते 1, 2 एंड 3। फीता कृमि उभयलिंगी है। गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं। फाइलेरिया सूत्र कृमि से होता है, क्योंकि गिनी कृमि एक सूत्र कृमि है जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस है। यह मनुष्य तथा कुछ दूसरे स्तनियों का परजीवी जंतु है, जिसके संक्रमण से शरीर में दमा, उल्टी, खुजलाहट, इओसिनोफिलिया इत्यादि के लक्षण प्रकट होते हैं। ये सब शरीर में इस परजीवी के विषैले पदार्थ के प्रभाव के कारण उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? मच्छर, चमगादड़, उल्लू। रात्रिचर जंतु वे जंतु होते हैं जो कि दिन में आराम करते हैं किंतु रात्रि में सक्रिय रहते हैं। इन जंतुओं में प्रायः श्रवण तथा घ्राणेंद्रियां अत्यधिक विकसित होती हैं एवं दृष्टि क्षमता विशेष अनुकूलित होती है। मच्छर, चमगादड़, उल्लू, कीवी इत्यादि जंतु रात्रिचर होते हैं। मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। आंसर डी 2 और 5 सही है। तो केवल मादा रक्त चूसती है। नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। केवल मादा मच्छर ही गर्म रुधिर वाले कशेरुकियों, पक्षियों एवं स्तनियों का रुधिर चूसती है और बाह्य परजीवी के रूप में होती है। नर मच्छर रुधिर नहीं चूसते, ये अपना पोषण फल फूलों के रस से करते हैं। कभी कभी मादाएं भी फल फूलों का रस चूस सकती हैं। मादा मच्छर सामान्यतः नर मच्छर से बड़े होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं? ऊंट। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा गया है क्योंकि इनका शरीर पूर्णतया मरुस्थल के प्रति अनुकूलित होता है। इनके पैर गद्देदार होते हैं। श्वसन की लय अति धीमी होती है तथा ये एक बार में अत्यधिक जल को पीकर जल का संग्रह अपनी आंत्र में कर लेते हैं, जिससे कई दिनों तक इन्हें जल की आवश्यकता नहीं होती है।
निम्नलिखित में कौन सा जानवर बिना पानी पिए लंबी अवधि तक रह सकता है? कंगारू चूहा। ऊंट नहीं होगा। कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है। उसमें यह अनुकूलता उसके उत्सर्जन तंत्र वृक्क की विशेष संरचना व प्रणाली के कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? कंगारू चूहा। कंगारू चूहा। सर्पों की विष ग्रंथियां किसकी समांग है? कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियां। सर्पों की विष ग्रंथियां कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समांग होती हैं। सांप का विष वास्तव में उसकी लार का ही परिष्कृत रूप है। सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है जंभिका दंत के। विषैले सांपों में ऊपरी जबड़े की मैक्सिली हड्डियों के एक से तीन जोड़ी, प्रायः एक जोड़ी बड़े व पीछे की ओर मुड़े विष दंत तालू से मुख ग्रासन गुहिका में उभरे रहते हैं। यह मैक्सिलरी दंत ऊपरी जबड़े में ही स्थित विष ग्रंथियों से संबद्ध होते हैं। चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं शैलोदभिद। चट्टान पर उगने वाले पादप को शैलोदभिद कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? घटपर्णी। घटपर्णी पौधा शिकार पकड़ने की अपनी बनावट के कारण मांसभक्षी पौधे के रूप में जाना जाता है। घटपर्णी पौधे में फंसे कीट उसमें एकत्रित विषैले द्रव से मर जाते हैं। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? पत्ता। घटपर्णी मांसाहारी कीट भक्षी पौधे होते हैं जो अल्प खनिज या अम्लीय मृदा में उगते हैं तथा जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को अपना आहार बनाते हैं। इन पौधों की पत्तियों के पर्ण फलक कलश या सुराही की भांति विकसित होते हैं जिसमें पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं। जैसे ही कोई कीट पत्तियों के अंदर प्रविष्ट होता है वैसे ही कलश के ढक्कन द्वारा ढक लिया जाता है और पाचक एंजाइमों द्वारा नाइट्रोजन का पाचन घटपर्णी द्वारा कर लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित है? डी को छोड़ के सब सही है। यीस्ट, किण्वन, कैसीन, दुग्ध प्रोटीन, एलोवेरा, आवर्त बीजी। घटपर्णी या नेपेंथिस का पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। यह प्रायः ऐसे स्थान पर उगता है जहाँ की मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है जिसकी पूर्ति वह कीटों को पचाकर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? डी को छोड़कर। अमरबेल तना परजीवी, चंदन जड़ परजीवी, ऑर्किड अधिपादप एपीफाइट। घटपर्णी नेफेंथिस कुल का कीट भक्षी पौधा है। ये पौधे मुख्यतया शाक होते हैं और दलदली या अधिक नम स्थानों पर उगते हैं। जलोदभिद से आशय अंशतः अथवा पूर्णतः जल निमग्न पौधे से है। इस प्रकार के पादप जलीय पर्यावरण में रहने एवं विकसित होने के लिए अनुकूलित होते हैं। चंदन आंशिक मूल परजीवी होता है। नेपेंथिस खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है मेघालय में। नेपेंथिस खासियाना घटपर्णी भारत के मेघालय राज्य के गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तना से हल्दी प्राप्त होता है। हल्दी एक तना है। पौधे के तने के भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा प्रकंद है जो कि एक अंतःभौमिक रूपांतरित तने का एक प्रकार है। हल्दी का पौधा एक प्रकंदीय बहुवर्षीय शाकीय पौधा है जिसका वास्तविक नाम कुरकुमा लांगा है तथा यह कुल जिंजीबरेसी के अंतर्गत आता है। इसकी उत्पत्ति स्थल उष्णकटिबंधीय दक्षिण एशिया है जिसका उपयोग औषधि, मसाले तथा रंग कारक इत्यादि के रूप में किया जाता है।
हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? प्रकंद। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है डूप। लीची एक उष्णकटिबंधीय फल है। यह सोप बेरी परिवार का सदस्य है। यह एक प्रकार का डूप है। डूप ऐसे फल को कहते हैं जिसके बाहरी छिलके और गूदे के अंदर एक सख्त गुठली हो। निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? शकरकंद। शकरकंद कॉवलवुलेसी कुल का एक वर्षीय पौधा है, पर यह अनुकूल परिस्थितियों में बहुवर्षीय सा व्यवहार कर सकता है। यह एक सपुष्पक होता है। इसकी रूपांतरित जड़ की उत्पत्ति तने के पर्व संधियों से होती है जो जमीन के अंदर प्रवेश कर फूल जाती है। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग जो है तना है? डी को छोड़ के। तो गन्ना, अदरक, आलू तना है। गन्ना, अदरक, आलू तना है। नेक्स्ट है गन्ना, आलू एवं अदरक तने का रूपांतरण है, अर्थात इनका संग्रह अंग तना है, जबकि शकरकंद का संग्रह अंग जड़ है। यह मूलांकुर से विकसित होता है। निम्न में से कौन सा तना है? अदरक। गन्ना, आलू एवं अदरक तने का रूपांतरण है, अर्थात इनका संग्रह अंग तना है, जबकि शलजम, गाजर एवं शकरकंद जड़ों की श्रेणी में है। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। सी 3 4 1 2। प्रकंद अदरक, स्तंभकंद आलू, सल्ककंद लहसुन, घनकंद जिमीकंद सूरन। प्रकंद अदरक, स्तंभकंद आलू, सल्ककंद लहसुन, घनकंद जिमीकंद सूरन। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? आलू। आलू एक अंतर्भौमिक रूपांतरित स्तंभ कंद है जिसमें भोजन का संचयन हो जाता है और इसका प्रयोग भोज्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसमें अनेक कलिकाएं पाई जाती हैं जो वृद्धि कर नए पौधे का रूप ले लेती हैं। आलू है एक कंद। आलू एक भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे कंद कहते हैं। ये लगभग गोलाकार होते हैं तथा भूमिगत शाखाओं के अंतिम सिरों के फूलने से इनका विकास होता है। कंदों के पार्श्व भागों तथा शिखर पर कलिकाएं पाई जाती हैं। आलू की आंखें पर्व संधियों को प्रदर्शित करती हैं जिनसे नए पौधों का विकास होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक सहचर्य है? कवकमूल। कवकमूल कवकों तथा उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य उपयोगी प्रकार्यक सहचर्य है जिससे वे एक दूसरे से लाभान्वित होते रहते हैं। इसमें कवक मृदा से खनिज लवण तथा जल को सोखकर उच्च स्तरीय पादपों को पहुंचाता है, जबकि उच्च स्तरीय पौधा बदले में भोज्य पदार्थ तैयार कर कवक को उपलब्ध कराता है। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है सहजीवी। फलीदार पादपों की जड़ों में मौजूद गांठों में पाए जाने वाले विशेष जीवाणु राइजोबियम सहजीविता का जीवन यापन करते हैं। जहां एक और ये जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकीकरण द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पौधे को उपलब्ध कराते हैं, वहीं पर दूसरी ओर यह फलीदार पौधा इन्हें आवास तथा भोजन उपलब्ध कराता है। मटर पौधा है। मटर पौधा क्या है? मटर पौधा एक शाक है। मटर का पौधा एक द्विबीजपत्रीय शाकीय तथा एक वर्षीय पौधा होता है। इस पौधे का तना कमजोर होता है, अतः इसमें सहारे के लिए पर्तान पाए जाते हैं और यह कुल लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत आता है। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना। गन्ना कुल ग्रेमिनी के अंतर्गत आता है जिसका तना काट आमतौर से कायिक प्रवर्धन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका तना ठोस से संधिबद्ध होता है जिसमें पर्व तथा पर्व संधियां पाई जाती हैं। लौंग है बंद कलियां। लौंग बंद कलियां या पुष्प कलिका हैं जिनका उपयोग भोज्य पदार्थ, दांतों के दर्द निवारक इत्यादि में किया जाता है। लौंग के पौधे का वानस्पतिक नाम साइजीजियम एरोमेटिकम
है जो कि कुल मिटेसी के अंतर्गत आता है। इसका जन्म स्थल इंडोनेशिया को माना गया है तथा इसका उपयोग समस्त विश्व में किया जाता है। यह एक सदाबहार वृक्ष है जिसकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर तक होती है तथा इसकी पत्तियां बड़ी एवं अंडाकार होती हैं। निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्पकलिका होती है? लौंग। लौंग यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की पुष्पकलिका है जिसे सुखाकर मसालों, औषधियों, भोज्य पदार्थ इत्यादि के रूप में प्रयोग किया जाता है। लौंग है सूखे फूल। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? शुष्क पुष्प कली। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? बी को छोड़कर। अदरक, राइजोम, अफीम, अफीम की डूडी, सन, तना। केसर एक मसाला है जिसे सेफ्रॉन क्रोकस के पुष्प की वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। इस पौधे का वानस्पतिक नाम क्रोकस सैटाइवस है जो कि इरिडेसी कुल के अंतर्गत आता है। केसर फूल के स्त्री भाग से प्राप्त किया जाता है जो बीज बनाने वाला भाग है। यह एक पुष्पीय बहुवर्षीय पौधा है। केसर का स्वाद तीखा होता है तथा इसमें सैफ्रानॉल एवं पिक्रोक्रोसिन नामक रसायन पाया जाता है। इसका उपयोग औषधि तथा भोज्य पदार्थ को स्वादिष्ट तथा सुनहला बनाने में किया जाता है। केसर होता है सूखा मिश्रण फूल के बीज बनाने वाले भागों का। नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? सी को छोड़कर। अदरक, प्रकंद, प्याज, मांसल पर्ण, नारियल, भ्रूणपोष। आलू का खाने वाला भाग कंद रूपांतरित तना होता है न कि मूला, अतः सी गलत है और से सभी युग्म सुमेल। निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तना। कौन सा एक फल है? भिंडी। भिंडी, ओकरा और लेडीज फिंगर का पौधा एक पुष्पीय पादप फ्लावरिंग प्लांट है जिसका वानस्पतिक नाम एबेल मोस्कस एस्कुलेंटस है। इसका फल कैप्सूल प्रकार का होता है जिसमें बीजों की संख्या अधिक होती है। इस फल का संपूर्ण भाग खाया जाता है। अन्य विकल्पों में आलू का खाया जाने वाला भाग तना तथा मूली एवं शकरकंद का भाग जड़ है। पादप कली है एक भ्रूणीय टहनी। वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्ररोह को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के कक्ष पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होता है। कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? क्वैकर्स। कॉर्क ओक नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है जिसका वानस्पतिक नाम क्वैकर्स सुबर है। इस पौधे का उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। कॉर्क अनियमित आकार का पतली भित्ति वाला तथा मोम युक्त कोशाओं वाला होता है। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है सल्फर यौगिक। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण गंधक यौगिक सल्फर यौगिक है। इसके अलावा प्याज, सरसों के तेल आदि में भी सल्फर पाया जाता है। लहसुन का तेल वाष्पशील तथा महत्वपूर्ण इसेंशियल ऑयल होने के कारण सक्रिय गुण रखता है। इस तेल में सल्फर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है जबकि ऑक्सीजन का अभाव होता है। लहसुन का उपयोग स्वेदजनक, मूत्रवर्धक, कफ निवारक, उत्तेजक इत्यादि रूप में किया जाता है। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं सल्फेनिक अम्ल। प्याज काटने पर सिंथेज नामक एंजाइम विकसित होता है। सिंथेज एंजाइम प्याज में उपस्थित सल्फॉक्साइड एमिनो अम्ल को सल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। अस्थायी सल्फेनिक अम्ल अपने को पुनः व्यवस्थित कर स्वयं प्रोपेनेथियल एस ऑक्साइड का निर्माण करता है जो आँख में आंसू उत्पन्न करता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प।
जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। यह पौधे के प्रजनन में सहायक होता है। एक पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर मिलकर प्रजनन भागों का निर्माण करते हैं। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है कैप्साइसिन की उपस्थिति। मिर्च का तीक्ष्ण या तीखा स्वाद एक क्रिस्टलीय पदार्थ कैप्साइसिन C18H27NO3 के कारण होता है। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है कैप्साइसिन। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? कोशित। रेशम का कीड़ा कोशित अवस्था में वाणिज्यिक तंतु फाइबर ऑफ कॉमर्स को उत्पन्न करता है। लार्वा चक्र के बाद तैयार प्यूपा के बचाव हेतु यह अपनी लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ से खोल कोया तैयार करता है, जिसे रेशम की प्राप्ति की जाती है। रेशम का उपयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है। रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं शहतूत की पत्तियां। रेशम कीट कीट वर्ग का प्राणी है। यह शहतूत के पत्तों पर पनपता है। निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? मोती कीट से प्राप्त नहीं होता है। कीट से क्या प्राप्त होता है? रेशम, शहद, लाख। रेशम के कीट से रेशम की प्राप्ति होती है। रेशम का कीट शहतूत के पत्तों पर पनपता है। लाख कैरिया लैक्का एवं लैसीफर लैक्का नामक कीट द्वारा प्राप्त होता है। मधुमक्खियां सामाजिक कीट हैं जो फूलों से मकरंद इकट्ठा कर शहद का निर्माण करती हैं। मोती वस्तुतः मोलस्का संघ के जीव पिंक टैडा या पर्ल आइस ओइस्टर द्वारा प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय फसल है? घृत कुमारी एक औषधीय फसल है। घृत कुमारी या एलोवेरा एक औषधीय फसल है। गन्ना तथा कपास नकदी फसलें हैं। महुआ एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जो भारत के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके फल से तेल तथा इसके फूल से शराब बनाई जाती है। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है आवर्त बीजी पादप से। कुनैन मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है जिसे सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। यह पौधा एक आवर्त बीजी पादप है। कुनैन एक प्राकृतिक श्वेत क्रिस्टलीय एल्केलॉयड है जिसका स्वाद तीखा होता है। इसका उपयोग जोड़ों के दर्द तथा प्रियान से उत्पन्न रोगों के उपचार में भी किया जाता है। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है सिनकोना के छाल से। कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से आती है? छाल। कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? छाल। नेक्स्ट है मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है बीजीय पादप से। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नामक औषधि बीजीय पादप से तैयार की जाती है। एट्रेविन, क्लोरोक्विन इत्यादि औषधियाँ भी मलेरिया निदान हेतु प्रयुक्त की जाती हैं। ध्यातव्य है कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजुआ द्वारा होता है तथा इसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है क्लोरोक्विन। कुनैन नामक एल्केलॉयड्स सिनकोना पौधे की छाल से तैयार की जाती है जो कि मलेरिया रोग के उपचार में उपयोगी है, किंतु क्लोरोक्विन नामक कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है क्योंकि इसका भी उपयोग अब मलेरिया उपचार के लिए किया जाता है। निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? डाइटम। एक कोशिकीय डाइटम जीव समूहों का प्रयोग सोलुइन 350 परीक्षण में डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है। शहतूत का फल है सोरोसिस। शहतूत का फल सोरोसिस कहलाता है। यह एक प्रकार का बहु या मिश्रित फल है। अनानास तथा कटहल का फल भी सोरोसिस कहलाता है।
निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? कपास। तो पौधे के तने का उत्पाद क्या है? सन, पटसन, जूट। सन, पटसन तथा जूट के तनों की रेटिंग से रेशा प्राप्त किया जाता है, जबकि कपास को फलों में स्थित बीज के बीजावरण से लगी रेशों से प्राप्त करते हैं, जो कि दो प्रकार के होते हैं। एक बड़ी जिसे लिंट रेशा तथा दूसरी छोटी जिसे फज रेशा कहते हैं। लिंट रेशे व्यापारिक तौर पर अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि फज रेशे कम महत्वपूर्ण होते हैं। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। लेग हीमोग्लोबिन लेग्यूमिनोसी या फेबेसी कुल के पौधों जैसे अल्फा अल्फा, सोयाबीन आदि की मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है? तो ट्रिटिकेल प्रकृति में नहीं पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है प्रकृति में? बौना गेहूं, संकर मक्का, सोयाबीन। ट्रिटिकेल मानव निर्मित अनाज या धान्य है जो कि प्रकृति में नहीं पाया जाता है। वैज्ञानिकों ने इस संकर पौधे को प्रयोगशाला में गेहूं ट्रिटिकम तथा राई सीकेल को परस्पर संकरण करा के तैयार किया है। इस संकरण में गेहूं के मादा तथा राई के नर भाग का उपयोग किया जाता है। इसका अनाज मूलतः स्वीडन तथा स्कॉटलैंड द्वारा उत्पन्न किया गया है। इसको मुख्यतः पशुओं के चारे के लिए उगाया जाता है। इससे रोटी अच्छी नहीं बनती है। निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है? ट्रिटिकेल जो है मानव निर्मित है। नेक्स्ट है कैनोला। मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता यह है कि इनके बीज में इरूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। कैनोला खाद्य तेल का एक प्रकार है जिसे प्राथमिक तौर से कीथ डाउनी तथा वाल्डर स्टीफेंस द्वारा 1970 में कनाडा में उत्पन्न किया गया था। कैनोला के बीजों का उपयोग खाद्य तेल के उत्पादन में होता है, जो मानव उपभोग के लिए अनुकूल होता है, क्योंकि इसमें पारंपरिक रेपसीड तेलों की तुलना में इरूसिक एसिड की मात्रा कम होती है। इरूसिक एसिड की काफ़ी कम मात्रा के अतिरिक्त इसके पोषक गुण भी काफ़ी अलग होते हैं। सूक्ष्म जीवाणु को देखा जा सकता है कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। जीवाणु अति सूक्ष्म एवं साधारण जीव हैं। इनकी लंबाई 2 से 4 माइक्रोन तक होती है। कुछ जीवाणु 60 माइक्रोन तक की लंबाई के होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं को कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा देखा जा सकता है, क्योंकि यह किसी वस्तु को 1500 से 2000 गुना बड़ा कर दिखाता है। स्पंजी टिश्यू स्पंजी ऊतक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वह है अल्फांसो। स्पंजी टिश्यू एक ऐसा विकार है जो फलों मुख्यतः अल्फांसो आम की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। इस विकार के कारण आम कच्चे एवं अम्लीय रह जाते हैं। कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। इसका आंसर है सी। ए सही है और आर गलत है, तो ए सही है, यानी कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। पोषण के आधार पर जीवाणु परपोषित तथा स्वपोषित है। स्वपोषित जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये जीवाणु दो प्रकार के प्रकाश संश्लेषित तथा रसायन संश्लेषी होते हैं। इन जीवाणुओं में हरित लवक का अभाव होता है। कुछ जीवाणुओं में पर्णहरिम से मिलते जुलते रंग द्रव्य होते हैं जिससे ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सारा गलत है। जीवाणु सबसे सरल अति सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय आदि जीव हैं जिन्हें मोनेरा जगत में रखा गया है। जीवाणु हमारे लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं तथा इनका अध्ययन जीवाणु विज्ञान में किया जाता है।
इस पे विचार करना है। सी नंबर आंसर है, ए सही है। मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफ़ी लंबे होते हैं। नेक्स्ट है, मरुस्थलीय पौधों के अंतर्गत कैक्टस, मदार, घिक्वार इत्यादि पौधे आते हैं जो कि शुष्क वातावरण में अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेने की क्षमता रखते हैं। इन पौधों में जड़ तंत्र मृदा से जल की खोज के लिए काफ़ी लंबे हो जाते हैं तथा इनके तने छोटे, रूपांतरित एवं कभी कभी भूमिगत होते हैं। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती है क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। मरुस्थल में क्रिएटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें लंबी 20 से 30 मीटर मूसला जड़ होती है। क्रिएटोफाइट्स मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं जिनमें जल को संचित रखने के विशिष्ट तरीके विकसित हो जाते हैं। इन पौधों की जड़ें अत्यधिक लंबी होती है जो भूमि में काफ़ी गहराई तक जाकर पानी का अवशोषण करती है। क्रिएटोफाइट्स की जड़ें वस्तुतः 25 से 30 मीटर तक की लंबाई ग्रहण करके भूमिगत जल सतह तक पहुंच जाती है। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं मरुद्भिद। शुष्क वातावरण या मरुभूमि जैसे वातावरण में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को मरुद्भिद कहते हैं, यानी जीरोफाइट कहते हैं, जो कि अपने शरीर को शुष्क वातावरण के प्रति पूर्णतया अनुकूलित कर लेते हैं। जल के उत्स्वेदन को कम करने के लिए इनकी बाह्य त्वचा मोटी उपचर्म की परत से ढकी रहती है तथा पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती है। इसके अंतर्गत नागफनी, मदार, नेरियम, ब्रायोफिलम इत्यादि पौधे आते हैं। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं मांसल। मरुभूमि में पाए जाने वाले पौधों के कुछ भाग जल को संचित रखने के लिए अधिक मांसल तथा स्थूल होते हैं। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहते हैं? हैलोफाइट। लवण मृदोद्भिद उन पादपों को कहते हैं जो उच्च लवणता युक्त जल में पैदा होते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। 4 और 1 जो है सही है। 4 और 1। जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। सुषुप्ता अवस्था तोड़ने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन। जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। बीजों को सुषुप्ता अवस्था तोड़ने वाले हार्मोन जिब्रेलिन तथा साइटोकाइनिन है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक एसिटोबैक्टर है। नमकीन पानी में उगने वाले पौधे हैलोफाइट्स कहलाते हैं। एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर है यांत्रिक अवलंब के लिए। अधिपादप वे पौधे हैं जो दूसरे जीवित पौधे पर उगे या लगे रहते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि इनमें पर्णहरित पाया जाता है। ये सिर्फ पोषक पौधों पर यांत्रिक अवलंब के लिए निर्भर रहते हैं। इन्हें वायवीय पादप भी कहा जाता है क्योंकि इनकी जड़ें मृदा से नहीं लगी रहती है। इसके अंतर्गत ऑर्किड्स के पौधे आते हैं। और बात करते हैं जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों की आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं। जड़ों के बालों से। पौधे अपनी जड़ों के बालों द्वारा भूमि से जल का अवशोषण करते हैं। जड़ों के बाल एक प्रकार की पतली भित्ति वाली एक कोशिकीय संरचनाएं हैं जो जड़ों के बाहरी भाग एपिडर्मिस से निकली होती है। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को। बहुत अधिक जल H2O वाले स्थान पर पाए जाने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट जलोद्भिद कहते हैं। इनमें बड़े बड़े अंतराकोशीय स्थान होते हैं जिनमें वायु भरी होती है जो कि पौधों के तैरने में सहायक होते हैं। इन पौधों में यांत्रिक ऊतक भी बहुत कम विकसित होते हैं या उनका पूर्ण अभाव होता है। पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। जल का प्रकाश अपघटन। पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा का परिणाम जल का प्रकाशीय अपघटन होता है जिसमें जल H2O के अणु टूटकर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस बनाते हैं और इसमें
H2 आयन इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है। जल का प्रकाशीय अपघटन प्रकाश कर्म में संपन्न होता है। निम्न में से किसका सही सुमेल है? डी को छोड़कर। स्वजीवी उत्पादक, परोपजीवी उपभोक्ता, मृतोपजीवी विबंधक। उत्पादक स्वजीवी वे होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। उपभोक्ता परोपजीवी होते हैं अर्थात दूसरे जीवों से अपना भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। विबंधक मृतोपजीवी होते हैं जो कि अपना भोज्य पदार्थ मृत जीवों से ग्रहण करते हैं। तृणभक्षी गौण उपभोक्ता न होकर प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जो कि शाकाहारी होते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पादप। वे सभी पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण हरे रंग के लवक क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे हरे होते हैं। आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है मेथेन के। आर्की बैक्टीरिया के लक्षण सामान्य जीवाणुओं से भिन्न होते हैं। इसके मीथेनोजेंस समूह अवायवीय होते हैं तथा ये दलदल वाले स्थानों और पशुओं के रूमेन में पाए जाते हैं। इनका उपयोग मेथेन के उत्पादन में होता है। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? वातक तंत्र से। सभी कीटों में श्वसन की क्रिया होती है जिसके दौरान वे ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण कर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इनमें श्वसन के लिए वायु नालियों या ट्रैकी का जाल बिछा रहता है जिसे वातक तंत्र कहा जाता है। यह तंत्र बाहरी वायु को ग्रहण कर शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने में सहायक होता है। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि तलों के निकट पानी नहीं जमता। सर्दियों के मौसम में जब बाहरी तापमान जल के हिमांक बिंदु से कम हो जाता है तब झीलें तथा नदियां जम जाती हैं, परंतु इस दशा में झील या नदी की केवल ऊपरी परत ही जमती है। ऊपरी परत के नीचे जल अपने तरल रूप में ही विद्यमान होता है, इसलिए मछलियां तथा अन्य जलीय प्राणी जमी हुई झीलों में भी जीवित रह सकते हैं। जल से बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्य मर जाती है क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती है। जल से मत्स्यों का बाहर निकाल दिए जाने पर वह मर जाती है क्योंकि ये श्वसन क्रिया नहीं कर पाती है। मछलियों में श्वसन के लिए गलफड़े पाए जाते हैं जो कि पूर्णतया जल में घुली ऑक्सीजन को ही ग्रहण करने के लिए अनुकूलित होते हैं। मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है गलफड़ों द्वारा। सेब के फल में लाली का कारण है एंथोसाइनिन। सेब के फल में लाली का कारण एंथोसाइनिन नामक वर्णी लवक है। लाल नारंगी रंग के वर्णक जैसे कैरोटीन गाजर में, टमाटर में लाइकोपीन वर्णक, पीले रंग के वर्णक जैसे जैंथोफिल हल्दी में तथा चुकंदर में विटरनिन वर्णक होते हैं। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। लाइकोपीन एक चमकदार लाल रंग का कैरोटीन है जो टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है। पपीते में पीले रंग का कारण है कैरिका जैंथिन। पपीता का वास्तविक नाम कैरिका पपाया है। इसमें कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो कि विटामिन ए का प्रीकर्सर होता है। इसमें उपस्थित पपैन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। पपीते में उपस्थित कैरिका जैंथिन वर्णक के कारण इसका रंग पीला होता है। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का गूदा नारंगी रंग का है। यह भारत के किस भाग में खोजी गई है? अंडमान द्वीप। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने अंडमान द्वीप के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से केले की एक नई प्रजाति को खोजा है जिसे मूसा इंड अंडमानोसिस
नाम दिया गया है। इस नई प्रजाति की ऊंचाई लगभग 11 मीटर है, जबकि सामान्य केले की प्रजातियां लगभग 3 से 4 मीटर तक ऊंची होती हैं। गुच्छे में पकने से पहले यह केला हरे रंग का ही रहता है, लेकिन पकने के बाद इसके छिलके पीले और गूदे का रंग नारंगी हो जाता है। निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीसीज से संबंधित है? चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी। जीवित प्राणियों का समूह चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी एक ही स्पीसीज होमो सैपियंस से संबंधित है, जबकि शेष विकल्प में जंतुओं का समूह अलग अलग स्पीसीज से संबंधित है। खमीर एक उदाहरण है कवक का। खमीर एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। यह शर्करा युक्त कार्बनिक पदार्थों में बहुतायत से पाया जाने वाला विशेष प्रकार का कवक है। यीस्ट और मशरूम है फफूंद। यीस्ट और मशरूम फफूंद है। ये पर्णहरिम रहित, क्लोरोफाइलस तथा संवहन उत्तक रहित होते हैं, जो कि भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। यीस्ट एस्कोमाइसीटीज कुल का, जबकि मशरूम बेसिडियोमाइसीटीज कुल का एक सदस्य है। मशरूम क्या है? कवक है। कुकुरमुत्ता मशरूम एक कवक होता है, जिसका हम खाद्य पदार्थ के रूप में सब्जी बनाने में उपयोग करते हैं। रेशेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है कवक। कपास का प्रमुख घटक है सेल्यूलोज। कपास का प्रमुख रासायनिक घटक सेल्यूलोज है, जिसकी मात्रा 91 से 94% होती है। इसमें जल लगभग 6 से 8% तथा सूक्ष्म मात्रा में वसा, प्रोटीन, प्रोटोप्लाज्म, खनिज लवण आदि पाए जाते हैं। लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो बने होते हैं कवक एवं शैवाल से। लाइकेन दो पूर्णतया भिन्न वनस्पतियों से बना एक द्वैध पादप होता है। इन वनस्पतियों में से एक शैवाल और दूसरा कवक होता है, किंतु इन दोनों में इतना निकटतम साहचर्य होता है कि इनसे बना लाइकेन एक ही पौधा प्रतीत होता है। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं म्यूट्यूआलिज्म। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे म्यूट्यूआलिज्म कहते हैं। इसमें शैवाल तथा कवक दोनों ही समान रूप से लाभान्वित होते हैं। शैवाल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, जो स्वयं तथा कवकी घटक के लिए पर्याप्त होता है। कार्बनिक भोजन के बदले में कवकी घटक शैवाल को जल व खनिज उपलब्ध कराते हैं। लाइकेन, जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य हैं? शैवाल और कवक। लाइकेन निम्न श्रेणी की ऐसी छोटी वनस्पतियों का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। इन आधारों में वृक्षों की पत्तियां एवं छाल, प्राचीन दीवारें, भूतल, चट्टान और शिलाएं मुख्य हैं। वास्तव में लाइकेन दो पूर्णतया भिन्न वनस्पतियों से बना एक द्वैध पादप होता है। इन वनस्पतियों में से एक है शैवाल और दूसरा है कवक, किंतु इन दोनों में इतना निकटतम साहचर्य होता है कि इनसे बना लाइकेन एक ही पौधा प्रतीत होता है। इस साहचर्य में अधिकांशतः कवक ही होता है, जो शैवाल वाले अंग के ऊपर एक थैले की भांति आवरण होता है तथा थैलस के आकार के लिए उत्तरदायी होता है। दोनों वनस्पतियों की मिश्रित वृद्धि से ही लाइकेन को एक विशेष आकार और संरचना प्राप्त होती है, जिससे लाइकेन कई कुल और जातियों में विभक्त हो जाते हैं। नोस्कापीन किससे प्राप्त होता है? पोस्ता से। चिकित्सीय दृष्टि से महत्वपूर्ण नोस्कापीन पोस्ता से प्राप्त होता है। हीरोइन प्राप्त होती है अफीम पोस्ता से। हीरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त की जाती है। यह सफ़ेद रंग का पाउडर है जो अफीम पोस्ता से प्राप्त मॉर्फिन के संश्लेषण से बनाया जाता है। मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? फल से। मॉर्फिन पोस्ता वैज्ञानिक नाम पैपावर सोमनीफेरम के अपरिपक्व फलों से प्राप्त की जाती है।
पोस्ता का पौधा एक आवृत बीजी पादप है जिससे अफीम तथा हीरोइन भी प्राप्त किया जाता है। मॉर्फिन शब्द की उत्पत्ति मॉर्फियस से हुई है तथा इसका उपयोग दर्द निवारक औषधि तथा निद्रा कारक के रूप में किया जाता है। मॉर्फिन का सीधा प्रभाव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लैटेक्स से। अफीम के पौधे के दूध को सुखाकर बनाया गया पदार्थ है। अफीम का दूध निकालने के लिए उसके कच्चे और परिपक्व फल में एक चीरा लगाया जाता है जिससे इसका दूध निकलने लगता है जो निकलकर सूख जाता है। अफीम पोस्त पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? अधपके फल। अफीम पोस्त पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है। अफीम का मुख्य अवयव है मॉर्फिन। पैपेवर सोमनीफेरम पैपेवरेसी कुल का प्रमुख पौधा है। इसके अपरिपक्व कैप्सूल के दूधिये लैटेक्स से अफीम अर्थात ओपियम प्राप्त होती है। अफीम में मुख्यतः मॉर्फिन नामक एल्कोलॉयड पाया जाता है। अफीम अनेक औषधियों में शांतिकर के रूप में प्रयुक्त की जाती है। अफीम की लत हानिकारक होती है। अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? पैपेवर सोमनीफेरम। पैपेवर सोमनीफेरम पैपेवरेसी कुल का प्रमुख पौधा है। इसका फल अनेक बीज युक्त कैप्सूल होता है जो छिद्र अथवा कपाट द्वारा स्फुटित होता है। इसके अपरिपक्व कैप्सूल के दूधिये लैटेक्स से अफीम अर्थात ओपियम प्राप्त होता है। अफीम से अनेक एल्केलॉयड जैसे मॉर्फिन, कोडीन, पैपवरिन आदि प्राप्त किए जाते हैं। अगला चैप्टर है कोशिका, जिसको हम लोग अगले क्लास में इट मीन्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।